गड्ढा बनाने के बाद जब हम लोग इसका पूरा प्रॉपर लेआउट कर देते हैं तो अब हमारे जैसे वैरायटीज़ आ चुकी हैं पेड़ों की। और हम यहाँ पे प्लम की एक वैरायटी लगा रहे हैं। प्लम में भी हमारे पास काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जैसे सेंटा रोजा है, प्रून है। तो अब हम यहाँ पे इसको लगा रहे हैं और अभी इसको आप देख सकते हैं रस्सी के सहारे इसमें एक सीध ली गई है और पेड़ को इसमें लगाया जा रहा है। मिट्टी भरने के बाद इसको फिर एक प्रॉपर लाइन लेके इसको बनाया जाता है। तो रस्सी के माध्यम से हम लोग इसको एक अपनी प्रॉपर एक सीध दे रहे हैं और हाँ वहीं पे बांध दो, इसको बांध दो। और हम देखेंगे इसमें कि क्योंकि कई बार गड्ढे खोदते समय थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब हो जाती है, तो रस्सी खींच के हम इसकी सीध देख सकते हैं। गड्ढा बनाया था पहले और गड्ढे में हमने फिर इसमें कंपोस्ट और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो भी रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज है, और उसके बाद हमने मिट्टी के साथ उसको जो नीचे की मिट्टी थी वो हमने अलग रखी है और जो ऊपर की मिट्टी है, ऊपर की मिट्टी के साथ हमने कंपोस्ट और गोबर डाला है। क्योंकि ऊपर की मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हमने उसको पहले इसको भर के नीचे डाल दिया। और पहले इसलिए भरते हैं क्योंकि जो हमारी पेड़ों की जड़ हैं वो नीचे रहेंगी, तो जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारे पेड़ों को मिलेगा। तो हमारी ऊपर की मिट्टी में जब हमने गड्ढा खोदा है तो उसके ऊपर की मिट्टी में ही हमने कंपोस्ट, फर्टिलाइज़र और जो भी हमने न्यूट्रिएंट डालने वो मिलाने और उसको पहले भर देना है। ठीक है, तो ये हमने पहले भर दिया। उसके बाद थोड़ा इसको नहीं यहाँ अच्छा सीट मार ये भरो, मिट्टी भरो। ये हमने जो रस्सी लगाई है इसको सीट के लिए, ताकि इसका जो लेआउट है प्रॉपर एक ही रहे, एक प्रॉपर लाइन में रहे। और उसके बाद इसमें मिट्टी भर रहे हैं। जो अब हमारी जो नीचे की मिट्टी है वो हम इसमें गड्ढे में भर रहे हैं। और मिट्टी भरने के बाद आप देख सकते हैं इसको जो घास वगैरह है, जो भी वीड्स है उसको हटा दें थोड़ा सा घास से। और पेड़ को बिल्कुल जो उसकी रस्सी की जो सीध है उसी में रखेंगे। ठीक है, और खींचो, ये जितनी भी मिट्टी है ना सब खींचो, थोड़ा गीली होगा। इस समय आप देख रहे हैं कि नमी बहुत अच्छी है मिट्टी में, क्योंकि इसमें अभी बारिश हुई है। तो बारिश के बाद इसमें जो नमी अच्छी है, तो अभी तुरंत से इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी आप पेड़ देख सकते हैं, पेड़ अभी डॉर्मेंट है। जितने हमारे टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं वो डॉर्मेंट इस समय डॉर्मेंट सीजन में है और डेसिडियस हैं, तो इस समय इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, पेड़ लगाने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो जो इसका थोड़ा सा नज़दीक ले लो, जो इसका जो कलम वाला भाग है, ये ग्राफ्टेड पॉइंट है इसका, आप देख सकते हैं नीचे इसका रूट स्टॉक है और ऊपर इसका साइन है। तो जो ग्राफ्टेड पॉइंट होता है, जो ग्राफ्ट यूनियन होता है, वो हमारी ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। कभी भी इसको दबाना नहीं है, ज़मीन के अंदर नहीं दबेगा, ये ज़मीन से हमेशा ऊपर रहेगा। और लगाने के बाद आप इस प्रकार से पैर से इसको दबाएंगे। ठीक है, और हल्का सा इसको पेड़ को ऊपर की ओर खींचेंगे। इस प्रकार से हल्का सा आप क्या करेंगे, इसको ऐसे खींच देंगे। खींचने से ये होता है कि जो इसकी जड़ें हैं, जो पेड़ों की जड़ें हैं, जब हमने इसको पेड़ को रखा था ऊपर से, तो उसकी जड़ें इसका जो जड़ों का डायरेक्शन था वो अपवर्ड्स हो गया था। जब हम इसको हल्का सा ऊपर की ओर खींचेंगे तो जिनकी जड़ों की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स हो जाएंगे। इसलिए इसको हल्का लगाने के बाद इसको हल्का सा खींच देते हैं। ठीक है, ये हमेशा ज़रूर ध्यान रखिए आप। इसके बाद इसका प्रॉपर एक बेसिन बना दीजिए। और बेसिन बनाते समय अभी जैसे बरसात का टाइम नहीं है, अब आने वाला टाइम, अब क्योंकि गर्मियों का आने वाला है, स्प्रिंग है, उसके बाद गर्मियाँ हैं, तो अभी आपको बेसिन में थोड़ा सा गहरा रखेंगे, और ताकि जब भी आप इसमें पानी डालें तो इसमें पानी रुक जाए। तो हम जो इसका बेसिन बनाएंगे, बेसिन का ही ध्यान रखेंगे कि थोड़ा इसको बनाना प्रॉपर। और उसका बेसिन बन चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ्ट यूनियन है ये हमारा ज़मीन से ऊपर है। और बेसिन बनाने का ये तरीका है कि जैसे आप इसका जब ये बेसिन बनाएंगे, आंवला बनाएंगे, तो अगर बारिश होती है तो पानी एक तरफ इसका ड्रेन होना चाहिए। ज़्यादा पानी होगा तो आपका एक तरफ ड्रेन हो जाएगा। और इसके ग्राफ्ट यूनियन के पास हल्का सा हम लोग क्या करते हैं, जो हम बेसिन बनाएंगे उसको हल्का सा हाइट रखेंगे। ठीक है,
इसको ऊंचा रखेंगे ताकि पानी यहाँ पर ना रुके, पानी हमेशा साइड में जाए इसके। तो ये जैसे आप कह सकते हैं शिवलिंग में कि जैसे आप पानी डालेंगे तो पानी आप इसके रिंग में रहेगा और जड़ों के पास ज़्यादा रुकेगा नहीं। तो ये एक तरीका होता है इसका हॉलो बनाने का, कि जो यूनियन के टाइम जो ग्राफ्ट यूनियन है, कि जो आपका कॉलर है, आपको थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा रखना है और साइड में आपको रिंग रखना है। तो इस प्रकार से इसके बेसिन बनाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लेआउट हमने किया हुआ है बिल्कुल इसमें पूरा सीधे एक पूरी रो बनी हुई है और रो टू रो भी इसकी एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन की गई है 3 to 3 मीटर, और प्लांट टू प्लांट भी इसका 3 to 3 मीटर में इसकी डिस्टेंस मेंटेन की गई है। तो ये एक तरीका है और आप इस प्रकार से अपना कोई भी बगीचा आप बना सकते हैं। पहले हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से गड्ढे खोदने हैं, किस प्रकार से पेड़ लगाने हैं, गड्ढे खोदने के बाद कैसे मिट्टी को भरना है, और मिट्टी भरने के बाद कैसे मिट्टी के साथ हमें क्या क्या मिलाना है। जैसे मिट्टी जब हम लोग ऊपर की मिट्टी है उसमें हम लोग कंपोस्ट मिलाएंगे, और कंपोस्ट के साथ साथ फर्टिलाइज़र मिलाएंगे जो रिकमेंडेड डोजेज है फर्टिलाइज़र का। और उसके बाद हम लोग इसको पेड़ों की जो वैरायटी है अच्छी इम्प्रूव वैरायटी लेनी है। जहाँ से भी आप पेड़ लाएँ, एक तो जो भी हमारी नर्सरी होती है वो एक अच्छी नर्सरी होनी चाहिए, एक्रेडिटेड नर्सरी होनी चाहिए, या तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से या डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से एक्रेडिटेड नर्सरी हो। और पेड़ों का हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो भी आप नर्सरी जाते हैं, नर्सरी से आप पेड़ लाते हैं, उसकी जो वैरायटी है वो अच्छी वैरायटी होनी चाहिए और उस लोकेशन के लिए रिकमेंडेड होनी चाहिए। ये आप हमेशा ध्यान रखें। और टाइमिंग हमेशा जब भी आप कोई पेड़ लगाते हैं तो उसका एक टाइमिंग होता है, जैसे 15 जनवरी से और 15 फरवरी। अगर आप टेम्परेट की बात करते हैं तो ये अभी बेस्ट टाइम है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, 15 फेब तक। और उसके बाद उसके बाद फिर इसमें फ्लावरिंग होगी, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग वाला जो पार्ट है वो दिसंबर जनवरी में करेंगे। ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग में हम लोग फ्रेमवर्क देते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि हम लोग जैसे एक प्लांट है, उस प्लांट का स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए। एप्पल में क्या है, मॉडिफाइड सेंटर लीडर। मॉडिफाइड सेंटर लीडर में क्या होता है, एक को हम क्या कर देते हैं, सेंटर मान दो। सपोज करो ये सबसे ऊपर दिख रहा है ना, इसको हमने क्या कर दिया, सेंटर मान लिया। तो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम, और दूसरा होता है ओपन सेंटर लीडर सिस्टम, और तीसरा होता है सेंटर लीडर सिस्टम। अगर ये पियर होता है, पियर मतलब नाशपाती हो, ठीक है, अगर ये पियर होता है तो इसमें हम सेंटर लीडर लेते हैं। सेंटर लीडर में क्या करते हैं, ऐसा तिकोना शेप बना देते हैं, मतलब सेंटर में कुछ नहीं करते, सेंटर को छोड़ देते हैं, और बाकी को जैसे आपका वो नहीं होता है चीड़ का पेड़ होता है जैसे, ठीक है, इस टाइप का शेप देते हैं, जैसे हम लोग हाँ कोन शेप में, राइट, उस टाइप से हम लोग इसको बना देते हैं, वो सेंटर लीडर हो गया। दूसरा है मॉडिफाइड सेंटर लीडर। मॉडिफाइड सेंटर लीडर में क्या करते हैं, अभी हम केवल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, प्रूनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मॉडिफाइड सेंटर लीडर में क्या करते हैं, इसको ऊपर से हेडिंग बैक कर देते हैं, ऊपर से भी, ठीक है, और बाकी को मतलब सेंटर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, बढ़ने तो देते हैं, सबसे ऊपर इसको रखेंगे, लेकिन ऊपर से भी इसको हेडिंग बैक कर देंगे, ऊपर से भी इसको कट कर देंगे, ठीक है। सपोज करो ये हमारा सेंटर लीडर है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको लगभग आपने इसका, अब इसकी लेटरल्स निकलेंगी, ठीक है। तो पहला तो ये हमारा सेंटर लीडर और मॉडिफाइड सेंटर लीडर। तीसरा होता है ओपन सेंटर सिस्टम। मैं इसको आप लोगों को नेक्टिन में करके बताऊंगा, नेक्टिन या पीच में। आड़ू में क्या करते हैं, ओपन सेंटर होता है, उसमें हम सेंटर को नीचे से ही हटा देते हैं। मतलब अगर ये आड़ू का पेड़ होगा या नेक्टिन का होगा तो हम यहाँ से ही काट देंगे इसको, सेंटर होता ही नहीं उसमें। जैसे छतरी नहीं होती है, उल्टी छतरी, छतरी को उल्टा कर दो, छाते को उल्टा कर दो, ऐसा शेप होना चाहिए। इसमें सेंटर क्या होगा, रहता ही नहीं है, ओपन सेंटर सिस्टम, ठीक है। इसमें सेंटर होगा ही नहीं, जो हमारा पीच या नेक्टिन होगा।
और पियर में क्या होगा, सेंटर लीडर, उसमें हम लोग ट्राइंगल शेप देंगे। और एप्पल में क्या करते हैं, मॉडिफाइड सेंटर लीडर, यानी सेंटर को हम थोड़ा ऊपर से काट देते हैं। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज़ है, अब इसको स्ट्रक्चर्स कैसे देना है। एक तो हमने ये मॉडिफाई कर दिया। अब 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है। पहली चीज़, कोई भी ब्रांच आपस में क्रॉस ना हो रही हो। ठीक है, कोई भी, जैसे सपोज करो ये ब्रांच है, ये ब्रांच क्या जा रही है, इससे जाके क्रॉस हो रही है, तो हमें इस ब्रांच को क्या करना है, रिमूव कर देना चाहिए। अब हमें क्या करना है ना, कम से कम ब्रांचेज रखनी है। एक देखो कितना ज़्यादा इसमें लग रहा है ना। अगर इसमें फल लगते हैं सपोज करें यहाँ पे, तो ये इस फल को कलर नहीं मिल पाएगा, बाहर सारे पत्तियाँ हो जाएंगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको अब इसकी छटनी शुरू करनी है, प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग में हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो नीचे से आपको ज़मीन से लगभग, मान के चलिए अभी jैसे 3rd ईयर का प्लांट है, तो नीचे से आप कम से कम 1 मीटर तक कोई भी ब्रांच मत रखिए आप। ठीक है, जरा वो लिया। हाँ, देखिए एक चीज़ हमेशा काटते समय यहाँ तक ना पूरा हटा दो जितनी भी है। एक चीज़ काटते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसमें, हाँ जैसे इसको काटो ना, बिल्कुल नज़दीक से काटो। इसमें कोई भी ठूंठ नहीं छूटना चाहिए। ठूंठ का मतलब ये जो पार्ट है, ये ऐसे भी नहीं छोड़ना है इसको, पूरा टाइट मतलब पूरा जो मेन स्टेम है उससे आपका टच होके निकलना चाहिए पूरा। ठीक है, और फिर हम कटे हुए पार्ट में क्या करेंगे, चौबटिया पेस्ट का वो लगा देंगे, घोल लगा देंगे। ठीक है, इसको पूरा काटो सारे। एक उधर वाली भी हटा दो, दोनों हटा दो उनको। ब्रांचिंग जो है ना हमारी 3 ब्रांच रहेगी, वो भी हटा दो। तो ये आप देख रहे होंगे लगभग 1 मीटर तक। इसको भी हटा दो, इसको भी हटाओ। ये देखो ये अंदर की ओर क्रॉस हो रही है ना, तो जो भी ऐसी ब्रांच होगी या सब जो लेटरल्स होंगे, अगर कोई ऐसे अंदर की ओर जा रही है, कोई भी डायरेक्शन अंदर की ओर नहीं होना चाहिए। हमेशा जो ब्रांच की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, इसको भी हटा दो। ठीक है, अब देखिए ये सपोज करो जैसे ये वाला है, ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं ना, ये अंदर की ओर है, तो ये आपने सिकेटर से हटा दिया। 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। एक तो जो पेंसिल थिकनेस तक की जो मोटाई है उसको तो आपने सिकेटर से काटना है, और जो थोड़ा मोटी ब्रांच होगी उसको आपको या तो हैश शेयर या फिर मेनली प्रूनिंग शॉ यूज़ करते हैं। प्रूनिंग शॉ होता है, आरी जो होती है, उससे यूज़ करना चाहिए बड़ी ब्रांचेस को, मोर देन जो पेंसिल थिकनेस है, जो मोटी वाली जो ब्रांच होगी। और जो भी अंदर क्रॉस कर रही है उसको आप लोगों ने हटा दिया। हम लोग जो भी देखेंगे, जैसे ये है, इसमें से भी हमें क्या करना है, इसको हटा देना है। इसको भी इससे काटो। जो बाहर वाली हो, बाहर की डायरेक्शन रहेगा तो वो सेफ रहेगा। अब ये क्या होगा, ये आने वाले टाइम में ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, इसलिए इसमें से एक को हटाना है। हम इसको ऐसी जगह से हटाएंगे। अब देखिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा नज़दीक आइए आप लोग, इसमें आपको बताता हूँ। सपोज करो आपने ये दोनों ब्रांच बाद में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी, तो प्रूनिंग के टाइम हमें क्या देखना है, इस बड को देखना है। इस बड का डायरेक्शन जिधर होगा उसके जस्ट ऊपर आप क्या करोगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो ब्रांचिंग होगी नेक्स्ट टाइम वो यहाँ से निकलेगी। ठीक है, बड का डायरेक्शन देखना होता है कि बड कहाँ पर है या इसका जो नोड है वो कहाँ पर है। अब मुझे इसको देखना है, तो ये इस तरफ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, ये हो गया ना। अब ये हमारा मेन हो गया, इसको हमने क्या कर दिया, सेंटर बना दिया, मॉडिफाइड सेंटर हो गया। तो इसको हमने, अब इसमें भी देखिए इसका बाहर का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसका देखो, इसका आप ठीक है। अब और बताओ इसमें, जैसे अब पहले इसको हमने डायरेक्शन वो बराबर लेनी है, सेम हाइट पे लेना है ना। ये भी अंदर ब्रांचिंग जब होगी इसमें तो यहाँ से निकलेंगी। ठीक है, और ये हमारा सेंटर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी सेंटर हो रहा है, ये भी सेंटर हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको यहीं से हटा देना है, क्योंकि हमें सेंटर एक ही रखना है। ठीक है, ये भी इसके पैरेलल चल रहा है, तो इसकी यहीं से इसको कट कर देंगे। सेंटर रखने की जरूरत नहीं, हमारा एक ही सेंटर होगा। इसको यहाँ से कट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों ब्रांच हट जाएंगी और लेटरल इसकी निकलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा मजबूत है, ये रहे, तो फिर आपको इसको हटाना है और इन दोनों में से किसी एक को रखना है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है वो कैसे होगा।
अब मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्या कर रखा है, हाई डेंसिटी पे लगा रखा है प्लांट को, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर बाहर भी नहीं फैलाना है। हाई डेंसिटी में क्या होगा कि आने वाले टाइम में इससे ब्रांचिंग होगी, इसकी भी होगी और उसकी भी होगी, तो फिर आपस में क्रॉस हो जाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि 1.5 मीटर से ज़्यादा की चौड़ाई, थोड़ा सेंटर को थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। ये हो गया आपका मॉडिफाइड सेंटर लीडर। इन दोनों में क्रॉस तो नहीं होगा ना, सेंटर लीडर सिस्टम। सब ब्रांचिंग जो ब्रांचिंग होगी, जो लेटरल्स होंगे, आपको नीचे से डिसाइड करना है कि 3 से 4 ब्रांचिंग ही होनी चाहिए। हमेशा बैलेंस फ्रेमवर्क क्या होता है कि एक मेन होता है और उसके सराउंडिंग 3 से 4 लेटरल होने चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत सारी ब्रांचिंग है, एक ये हो गई, 2 3 4 5 6 हैं। हम बाद में इसको जब नेक्स्ट ईयर हम इसको करेंगे तो हम नेक्स्ट ईयर और कम कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो लेटरल्स होंगी 4 ही रखेंगे। जैसे नीचे से 3 आ रही है ना, तो इसमें एक और होनी चाहिए थी। वैसे बैलेंस के लिए हमें क्या करना था वैसे कि आपको नीचे फर्स्ट ईयर में ही ध्यान रखना था हमें कि हमें यहाँ से एक ब्रांच और होनी थी, तो ये फिर 4 हो जाती। 4 इसकी सेकेंडरी ब्रांचेस क्या होती, 4 हो जाती। फिर आपके टर्सरी कितनी भी हो जाए, ये टर्सरी हो गई, ठीक है। मेन आपका मेन ये हो गया, इस टाइम ट्रंक हो गया। उसके बाद आपकी प्राइमरी हो गई, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी हो गई। तो प्राइमरी के में ही आपको 4 होने चाहिए। हम यहाँ पर भी एक नई ब्रांच निकाल सकते हैं बाद में भी, इसकी टेक्निक होती है, उसको कहते हैं निकिंग एंड नॉचिंग, ठीक है। उसको मैं अलग से बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ गए कि कैसे इसकी ट्रेनिंग की जाती है और कैसे प्रूनिंग होती है। अभी हम इसमें और भी कट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हम इसमें और ब्रांचिंग को और कम करेंगे। जैसे ये दोनों ब्रांच हो सकता है फ्यूचर में फिर क्रॉस नहीं हो जाए। अभी तो फिलहाल इसको इस साल तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ एप्पल। अब इसमें जो कटे हुए भाग हैं, जहाँ जैसे ये कटे हुए भाग हैं, यहाँ से क्या होगा, 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर गमोसिस हो सकता है। गमोसिस पता है ना आप लोगों को, गमोसिस जिसमें रीजन्स निकलता है कटे हुए भागों से या और जगहों से। रीजन्स निकलने का 2 रीजन होता है, या तो डेफिशिएंसी है कॉपर जिंक की, या फिर वो कुछ न कुछ इन्फेक्शन है, ठीक है। और इन कटे हुए भागों में फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम लोग 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो है चौबटिया पेस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है जो हम लोग घर में गाय के गोबर और गौमूत्र से बना सकते हैं। कच्चे गोबर के साथ थोड़ा सा गौमूत्र मिला दिया, ठीक है, और उसमें हल्की सी मिट्टी डालते हैं, यानी कि 1 पार्ट गोबर का, 1 पार्ट मिट्टी का, और उसमें गौमूत्र। जैसे 1 लीटर आपने गौमूत्र लिया और उसमें गोबर डाला, और गोबर के साथ आपने क्या किया, मिट्टी भी डाल दी, और उसका लेप लेके इन जगहों पे लगा दिया, ठीक है। इन जगहों पे हम लगा देंगे, जो जहाँ पे कटे हुए हैं आप उसको लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको चौबटिया पेस्ट बनाना है, चौबटिया पेस्ट वैसे रेडीमेड आता है। चौबटिया पेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वैसे बोडो पेस्ट जनरली यूज़ होता था। चौबटिया एक जगह है रानी खेत के पास, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसका हेडक्वार्टर है, और वहाँ पे रिसर्च सेंटर है। एप्पल के काफ़ी बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स हैं वहाँ पे। तो उन लोगों ने एक पेस्ट डेवलप किया है जिसमें उसके साथ मिला के, क्या बोलते हैं, तेल के साथ, अलसी के तेल में एक तो सिंदूर मिला रखा है, ठीक है, और दूसरा मिला रखा है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट 1 पार्ट रेड लेड, और 1.25 लीटर जो है वो है अलसी का तेल, लिंसीड ऑयल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसका पेस्ट बना के उसको लगा देते हैं। आजकल वैसे रेडीमेड आता है, रेडीमेड चौबटिया पेस्ट आता है जिसमें ऑलरेडी सिंदूर और सब मिला रहता है। आप उसको निकालिए और ब्रश से उसको लगा दीजिए। हमारे पास पड़े भी होंगे। आप वो किया जाता है ब्राइटॉक्स का, वो सॉरी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। उसका केमिकल जो कंपोजिशन है वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और जो ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम में बहुत सारे आते हैं, जैसे टाटा का ब्राइटॉक्स आता है, इसी टाइप से और भी कंपनीज बनाती है ना। तो कॉपर सल्फेट को, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप स्प्रे किया जाएगा इसके बाद, कटिंग के बाद, तो उसका फोलियर स्प्रे किया जाएगा पूरा। उसमें 1 लीटर में 3 ग्राम पड़ता है। तो अगर हम इस प्लांट के लिए हम लोग क्या करेंगे, लगभग 5 लीटर पानी का घोल बनाएंगे, तो 5 लीटर में 15 ग्राम आपका ये दवा पड़ेगी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। होता है कि जब हम लोग इसको कटिंग कर लेते हैं, तो कटिंग करने के बाद इसमें कटे हुए भाग में हम लोग क्या करते हैं, किस चीज़ का लेप करते हैं,
चौबटिया ठीक है। चौबटिया पेस्ट को कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, रेड लेड और कॉपर कार्बोनेट और लिंसेड ऑयल उसको मिलाते हैं। इसके बाद हम इसको बेसिन बनाते हैं और बेसिन में जो भी हमारी RDF है यानी रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर है, जैसे मैंने बताया कि इस पर वैराइटीज़ में 50-50-50 का होता है, ठीक है। तो 50-50-50 का हम इसको कैलकुलेशन कर देंगे DAP MOP और यूरिया के हिसाब से, या फिर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं। इसमें 20 kg हम लोग FIM भी मिलाते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। और उसके साथ हम क्या करते हैं, यूरिया DAP MOP को करते हैं। आजकल ऑर्गेनिक में भी आ रहे हैं ऑर्गेनिक में हमारे आजकल लिक्विड फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, जिसको इसको भी बना रहा है और भी कंपनीज बना रही हैं, जो लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कंपोस्ट में पहले ही मिला देंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग चूना और कॉपर सल्फेट और पानी का, इन तीनों का लेप हम लोग पेड़ों में लगाते हैं बेसिन बनाने के बाद। ये काम हम लोग करते हैं जनवरी लास्ट या फेब में, ठीक है। ये विंटर के टाइम करते हैं जब डॉर्मेंट सीजन होता है। बेसिन बनाने के बाद जब हम इसका बेसिन बना लेंगे तो हम 10 लीटर वाटर लेंगे, ठीक है। 10 लीटर पानी लिया, 1 किलो लाइम लेते हैं, बुझा हुआ चूना और 1 किलो कॉपर सल्फेट, नीला तोता जिसको बोलते हैं, उसका घोल बनाया और ब्रश से इसको क्या कर दिया, यहाँ तक जहाँ से इसकी सेकेंडरी ब्रांचेस स्टार्ट हो रही है यहाँ तक इसकी क्या कर देते हैं, पूरी पुताई कर देते हैं, लेप कर देते हैं। क्यों लगाते हैं इसको, कहता है कि एक तो इसमें कैंकर वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, सन स्कॉल्ड नहीं होगा। वैसे आपको इसके लिए क्रीम लगा रहे हो आप, ताकि ये धूप से और ठंड से क्या ना हो, फटे ना, ठीक है। और फंगस का अटैक भी ना हो, क्योंकि उसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर बेस्ड, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या करता है, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड समझ लीजिए, कॉपर बेस्ड एक प्रोटेक्शन है जो हमारे इस क्रॉप की मेन ब्रांच को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए लगाया जाता है। चूना, नीला तोता वो निकलने शुरू हो जाते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये निकल गया, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम इसमें प्रॉपर हम इसमें चूना नीला तोता का लेप लगा देंगे। कैसे हम लोग जो सेब का पेड़ है नया पेड़, इसमें हम लोग किस प्रकार से ट्रेनिंग सिस्टम करते हैं, कैसे इसका फ्रेमवर्क करते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो आड़ू या नेक्ट्रिन जैसे आड़ू का एक म्यूटेंट वैरायटी है, उसमें हम किस प्रकार से प्रूनिंग करें जो हमारे पुराने पेड़ हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग सिस्टम में कि ट्रेनिंग में सबसे पहले फ्रेमवर्क दिया जाता है। तो जैसे ये आड़ू का पेड़ है या नेक्ट्रिन का है, तो इसमें ओपन सेंटर सिस्टम है, यानी कि इसका जो बीच का सिरा है एकदम खुला है, कोई भी इसमें सेंटर नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल खुला है, बीच में कोई भी नहीं है और पैरेलल उसके दोनों लैटरल्स चल रही है। इसके बाद हमें ये देखना है कि बीच से आपको इसको पूरा खाली करना है। इसमें आप लोगों को एक तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे नई ब्रांच आई है, तो इस ब्रांच को, क्योंकि ये बीचों बीच जा रही है, एकदम सेंटर जैसा बन रहा है, तो इनको रिमूव कर देंगे। तो ये इस टाइप की जो भी शाखाएं हैं जो आपके बीच से आ रही हैं, इन शाखाओं को हम लोग आरी के माध्यम से, जो प्रूनिंग सॉ है या है सीयर है, उसके माध्यम से हम लोग इसको उसके थ्रू हम लोग काट देंगे। और इस प्रकार के जो सकर्स आते हैं, नीचे से भी आते हैं बहुत सारे, इसमें नीचे से सकर्स आए थे, पाउडर सकर्स या नीचे से जो आई थी जो भी ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेस को भी हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देंगे। तो ये हम लोग क्या करेंगे, आरी से रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारी प्रूनिंग की बात है। प्रूनिंग में हमें क्या देखना है कि जैसे इस प्रकार की जो छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं, ये आपका पेंसिल थिकनेस की मोटाई के हैं, इनको हम लोग सिकेटर के माध्यम से काट देंगे। जो भी अंदर से आपकी आ रही हैं, इस प्रकार की जो भी अंदर की ओर आ रहे हैं या एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इस प्रकार के हम लोग क्या कर लेंगे, इनको काट देंगे, इनको रिमूव कर देंगे। दूसरा आपको एक चीज़ और देखनी है कि ये तो हम लोग अभी रिमूव कर लेंगे, फिर दूसरा में ये देखना है कि इसकी फ्रूटिंग फल कहाँ पर आएंगे। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, ये आप इस बार की जो ग्रोथ है, तो हमेशा आड़ू में या नेक्ट्रिन में प्रीवियस सीजन ग्रोथ, यानी कि लगभग आप ये कह सकते हैं कि आगे से इतना छोड़ दें और इसमें आपकी फ्रूटिंग आएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जब हम लोग इसकी प्रूनिंग करें तो टॉप से इस प्रकार से आप इसको कट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जैसे टॉप से आप लोग इसको कट करेंगे, तो जो भी फ्रूटिंग वो है वो आप लोग
इसको हटा सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखें कि अंदर की जो भी ब्रांचेज हैं वो आप लोग हटा दें। तो इसमें मेन जो सिस्टम है ये है ओपन सेंटर सिस्टम, और अंदर का आपको पूरा इसको रिमूव। तो इस प्रकार के जो प्रूनिंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए आप लोग इस प्रकार के यूज़ कर सकते हैं। हैशियर है वैसे, लेकिन आप इसको लंबी जो ब्रांचेज होती हैं जहाँ तक आप लोग पहुँच नहीं सकते हैं, इसको एडजस्टेबल है ये। आप देख सकते हैं कि जितनी दूरी का है इसको आपको प्रेस करके और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो ये फल्कोन के हैं, और आप इस प्रकार के फल्कोन या फोरा से आप लोग ले सकते हैं। और बहुत अच्छी मोटी ब्रांचेज जैसे अब हम लोग इसमें बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच वाली जो शाखा है, इस प्रकार की जो शाखाएं हैं, या तो आप आरी के माध्यम से या आप इसको थोड़ा सा घुमाते हुए ये देखिए, आप इस प्रकार की बड़ी जो शाखाएं हैं इसके माध्यम से भी आप उठा सकते हैं अगर आपके पास प्रूनिंग सॉ नहीं है। और इसके अलावा आप इसका एक फ़ायदा ये है कि जो लंबी शाखाएं होती हैं उसको भी आप नीचे से ज़मीन से ही आप इसको कट कर सकते हैं। बीच की जो भी शाखाएं होंगी वो आप इससे हटा देंगे। आपको इसको ओपन सेंटर रखना है, तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि बीच से आप इसको और एक मैंने आपको बताया था कि जैसे ये नीचे से जो आती है सकस जो आती है उनको भी आप हटा देंगे। जैसे ये आ रहा है उसको भी आप हटा देंगे। काफ़ी मजबूत है, और आप इस प्रकार की जो भी शाखाएं हैं आप इसको हटा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बीचों बीच इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये देखें आप, थोड़ा सा अगर बड़ा शाखा है तो थोड़ा घुमा के आप इसको रोटेट करें और इसको एडजस्ट करके, ये काफ़ी मजबूत है। मोटी शाखाएं ईज़िली ये निकल जाती हैं। तो इस प्रकार के आप जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं ट्रेनिंग प्रूनिंग के, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो लंबी वाली शाखाएं हैं उनको भी आप हटा सकते हैं। प्रूनिंग का बता रहा था, ये वाली ब्रांच आप देख सकते हैं ये अंदर की ओर है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इनको कोशिश करिए कि आप इनको हटा दीजिए। जो भी अंदर की ओर ब्रांच आ रही हैं आप इनको हटा दीजिए। जिसकी भी डायरेक्शन अंदर की ओर है आप इनको हटा सकते हैं। अभी ये वाला है तो ये भी आप अपना या तो प्रूनिंग सॉ से या पेंसिल थिकनेस के तो सिकेटर से भी यूज़ करें। सिकेटर से हमेशा यह ध्यान रखिए कि कभी भी मोटी शाखाएं को मत काटिए, क्योंकि इससे सिकेटर की जो धार होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इस प्रकार की जो शाखाएँ हैं वो आप मोटी वाली जो शाखाएँ हैं या तो हैशियर से या प्रूनिंग सॉ से आप जो भी बीच की शाखाएँ हैं वो आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी ये शाखाएं हैं बीच की शाखाएं वो हमने इसको लगभग रिमूव कर दिया। अभी ये वाली शाखा है, ये भी आप देख लें। जो भी आप अंदर की तरफ देख रहे हैं बड़ी भी, उसको हम लोग रिमूव कर दें। इसको आप सिकेटर कहते हैं, और सिकेटर मतलब जो उद्यान कैंची होती है जिससे हम लोग प्रूनिंग करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे फल्कोन लिखा हुआ है, FALCON। फल्कोन का मतलब फल्को इंडिया है। अगर इसमें कि N ना हो तो फल्को ज़्यादा अच्छी कंपनी, मतलब जो जिसका मैन्युफैक्चरिंग बाहर हुआ है वो फल्को होगी, थोड़ा महंगी होगी और ज़्यादा अच्छी होगी। अगर फल्कोन है तो वो इंडियन कंपनी है। तो इस प्रकार के फल्को या फल्कोन की आप प्रूनिंग सिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रकार की जिसमें इसमें लॉक सिस्टम है, और ये यूज़ करने के लिए और प्रॉपर हैंडल करने के लिए आप इस प्रकार की इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये बहुत अच्छी सिकेटर है, आप इस प्रकार के सिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं इसको क्रॉस हो रहा है तो आप इसको काट सकते हैं। और मैंने जैसे बताया इसको कि इसकी टिपिंग आप हल्की हल्की इसमें करते रहें, जो भी क्रॉस हो रही है इस प्रकार की शाखाओं को हटाते रहें। उसके लिए आप पोल प्रूनर यूज़ कर सकते हैं या फिर पेड़ पे चढ़कर हम इसको काट सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि पोल प्रूनर से आप कैसे इसकी लंबी शाखाओं को काटें। तो ये जो लंबी वाली शाखाएं हैं, अगर आपके पेड़ की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, आप उसको आसानी से पहुंच नहीं सकते हैं या उसमें चढ़ नहीं सकते हैं, इस प्रकार के इम्प्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये पोल प्रूनर है और ये भी उसी कंपनी का है, फल्को इंडिया का। तो आप इसके सेटिंग का तरीका ये होता है कि इसमें एक लॉक सिस्टम है। आप पहले इसको एडजस्ट कर लीजिए कि आपका डायरेक्शन किस प्रकार से, जैसा अगर इधर है तो आप इसको फिर यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ये लॉक का तरीका हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये लॉक हो गया है। अब आप देखेंगे कि जो आपका लंबी वाली शाखा है जैसे, और इसमें एडजस्टेबल भी है, ये हैंडल इसका एडजस्ट होता है और आप इसमें स्प्रिंग लगी हुई है। तो जैसे ये हमारी लंबी शाखा है, इसको मुझे काटना है तो मैं यहाँ पे इसको रख के ये इसको नीचे की ओर खींचेंगे, पुल करेंगे तो ये लंबी वाली शाखाएँ पूरी हमारी कट हो जाएगी। तो हमें पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार के पोल प्रूनर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग अपने पास रखें। इससे हमारी जो कई बार क्या होता है कि हम लोग जब पेड़ों पे चढ़ते हैं तो हमारी पेड़ों की जो शाखाएँ हैं वो डैमेज हो जाती है। तो आप नीचे से ही इस प्रकार के पोल प्रूनर को यूज़ करके आप अपनी प्रूनिंग कर सकते हैं और पेड़ को डैमेज होने से बचा सकते हैं। बहुत आसानी से इसका कटाई हो रही है। आपको पेड़ों पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है और जो भी हाइट की है आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, चाहे कितनी भी हाइट की। आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट लगभग 6 फीट की है और 6 फीट के बाद 5 फीट में, अगर 5.5 फीट मेरी हाइट है तो लगभग 12 फीट तक आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और 2 फीट हाथ से आप इसको पूरा करके तो लगभग 12 से 15 फीट ऊंची जो भी शाखा होती है आप इसको काट सकते हैं। लगभग 15 फीट तक आप इसको आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि जो भी बीच की शाखाएं हैं वो आप पूरी तरह से हटा दें और इस प्रकार के ठूंठ न छोड़ें। अगर आप इसको काटें तो पूरा नीचे से काटें इसको, इस प्रकार के ठूंठ को छोड़ना नहीं है। जब भी आप इसे कट करें इसको नीचे से आप काटें, बिल्कुल सही। अब इसके बाद जैसे ये वाली शाखा ये भी आप अंदर की ओर है तो इसको भी आप पूरा काट दें। उधर वाले को भी काट दो, हाँ ये वाली भी हटा दो, ये वाली हटा दो। अभी ये क्रॉस हो रही है, इसको भी हटा दो, इसको हटा दो, ये वाली हटा दो, ये अंदर की ओर क्रॉस हो रही है, इसको हटा दो। ये भी अंदर की ओर बढ़ रही है। हाई डेंसिटी पे आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना है, क्योंकि इसकी जो स्पेसिंग है वो 3 बाई 3 मीटर की है। तो कभी भी आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो ब्रांचेज है जो आपकी आगे की तरफ हो सकता है फ्यूचर में एक दूसरे को क्रॉस करें, तो आप इसको यहीं से रिमूव कर दीजिए ताकि इसकी जो हाइट है वो जो आपस में ये क्रॉस नहीं करते हैं बाद में, तो ये मेंटेन हो जाए। तो आपको ये आगे की ओर अगर बढ़ रही हैं और बाद में आपको लगेगा कि ये स्पेसिंग को ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो आप इस प्रकार के ब्रांच को आप यहीं से इसको रिमूव कर दीजिए ताकि आगे बढ़े ना। इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दो इसको।
तो ये ब्रांच आप यहाँ से हटा देंगे तो फिर ये आप आपस में फ्यूचर में क्रॉस नहीं करेगी यहाँ से यहाँ पे। थोड़ा घुमाते हुए इसको भी हटाओ यहाँ से, ये वाली हटाओ। अब आप ये देख सकते हैं कि जो ये पेड़ एक दूसरे को क्रॉस कर रहा था, ये अब आगे फ्यूचर में नहीं करेगा। अब ये वाली भी हटा दो, ये भी आप क्रॉस करेगा। ये वाली भी हटा दो, यही से हटा दो इसको, ये रखेंगे बस, इसको रहने दो। हाँ इसको हटा दो यहाँ से, हाँ यहीं से काट दो इसको। अब देखिए तो ये आपका यहाँ से मेंटेन हो गई जो स्पेसिंग है। अगले इसमें भी आप ये वाले पेड़ को यहाँ से आप हटा दो, इसको यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो इसको, ठीक है। इसको यहाँ से काट दो, तो ये स्पेसिंग भी आपकी मेंटेन हो जाएगी। ये भी बाद में जाएगा फ्यूचर में, इसको भी काट दो आप। इसको यहीं से काट दो, नीचे से काट दो इसको, यहाँ से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी स्पेसिंग जो है वो मेंटेन हो गई है। और आप ये देखेंगे ये जो पेड़ है बीच से बिल्कुल ओपन हो गया है। तो ओपन सेंटर सिस्टम जो हम लोग बता रहे थे, खुली छतरी जैसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार की आप आड़ू की जो भी पेड़ है आप इस प्रकार से छटाई कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं। और छटाई में अभी ये कुछ अभी उसमें और आवश्यकता है छटाई की, जैसे ये वाली है, आप इसको हटा दीजिए, ये आपस में क्रॉस कर रही है, इसको हटा सकते हैं। इधर से देखिए, जैसे ये क्रॉस हो रही है इनको आपस में, आप इसको हटा सकते हैं। ये बाद में काफ़ी आगे बढ़ेगा, तो आप इसको जो भी क्रॉस कर रही हैं आपस में वो आप हटा दीजिए। देखिए किसी भी फल को उसके कलर के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप इसको करें तो कोशिश ये करें कि सारे फलों को जब यह हमारी फ्रूटिंग आती है, देखिए ये दोनों ब्रांच आपस में क्रॉस कर रही है, तो आप इसको हटा दीजिए, इसको जो भी क्रॉस करने की संभावना है इसको। ये भी अंदर की ओर बढ़ रही है। ये भी हटाना पड़ेगा, ये तो नीचे से हटेगा, ये वाला पूरा हटेगा। ये यहाँ से हटा दो, ये इसी से करो। तो ये आपकी लगभग इसमें कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद कटाई छटाई के बाद कटे हुए भाग में, खासकर जैसे आपका ये बड़ा वाला भाग है, आप देखेंगे बाद में इसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे वाले कटे हुए भागों पे आप इस प्रकार के जितने भी कटे हुए भाग हैं, इसमें आप चौबटिया पेस्ट का लेप जरूर करें। चौबटिया पेस्ट मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि कॉपर कार्बोनेट, अलसी का तेल और रेड लेड उसमें होता है। 1:1:1.25 का एक रेशियो होता है, जिसमें लगभग 1 किलो रेड लेड होता है और 1 किलो कॉपर कार्बोनेट और 1.25 लीटर अलसी का तेल होता है। घोल आजकल मार्केट में रेडीमेड तैयार है। आप उस प्रकार की जो भी पेस्ट है आप ब्रश के माध्यम से इसको आप इसमें लगा दीजिए, चौबटिया पेस्ट को। चौबटिया पेस्ट लगाने के बाद इसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे और फर्दर जो भी है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप करें। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हम लोग आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार से आप इसको बेसिन बनाने के बाद जब हम इसमें फर्टिलाइज़र खाद वगैरह डालेंगे। अब इसमें जो भी रिकमेंडेड डोजेज़ होती है खाद के, तो उसमें से हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन की हाफ डोज डालते हैं और फास्फोरस और पोटास की पूरी डोज डालते हैं। और लगभग 20 से 25 किलो इसमें कंपोस्ट या गोबर की खाद डाली जाती है। तो इसमें हम लोग रिंग बनाएंगे अभी बेसिन का, और अगले वीडियो में हम लोगों को आप बताएंगे। और उसके बाद रिंग बनाने के बाद, बेसिन बनाने के बाद फिर इसमें चूना और नीला थोथा का लेप करेंगे। और चूना और नीला थोथा का लेप आपका ज़मीन से और लगभग जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है ब्रांचेज, वहाँ तक आप इसके लेप करेंगे। तो ये हम अब आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।
देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो पेड़ हैं ये हम लोगों ने ट्रायंगल सिस्टम में 1 बाई 1 मीटर पे लगा रखा है, 1.5 मीटर पे 1.5 गुना 1.5 मीटर की इसकी प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है और रो टू रो भी इसकी ट्रायंगल सिस्टम में 1.5 मीटर है। तो लगभग 5 साल के बाद इसमें आपको हेडिंग बैक करना पड़ता है, इसकी एक हाइट मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे इस वाले प्लांट में कि हमने लगभग 1.25 मीटर और 2 मीटर के आसपास में इसकी 2 साल पहले हेडिंग बैक किया था और फिर इसकी ये नई ग्रोथ आई है। इसी प्रकार से आप और भी पौधे हर साल हम एक लाइन को लेते हैं और उसकी हेडिंग बैक करते हैं और एक फ़िक्स लाइन पे इसको काट देते हैं। जैसे ये लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर इसमें हेडिंग बैक किया गया था और फिर ये इसकी नई ग्रोथ आ गई है। तो आपको क्योंकि इसमें जो स्पेसिंग है उसको मेंटेन करना है 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर को, तो इस साल हम जो इसकी 4th लाइन है उसको हम लोग हेडिंग बैक कर रहे हैं और एक हाइट मेंटेन कर लेते हैं लगभग 2 मीटर की, और 2 मीटर का एक स्टिक लेते हैं और 2 मीटर स्टिक लेने के बाद इसकी जो चारों ब्रांच है उसको हम कट कर लेते हैं। और इस तरीके से जो भी प्रूनिंग सॉ लेते हैं और प्रूनिंग सॉ को लेके आप इसकी जो ब्रांचेज है उसको हम काट देते हैं। जैसे हमने ये एक स्टिक ले ली है और एक स्टिक को नापते हुए जहाँ पर भी स्टिक आएगी वहाँ पे हम इसका कट मार देंगे और इसको हेडिंग बैक कर देंगे। तो हम यहाँ से इसको हेडिंग बैक कर रहे हैं क्योंकि इसकी हाइट यहाँ पे मेंटेन हो रही है। इसी प्रकार से इसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं हम सभी को इसको एक हाइट मेंटेन करते हुए इसको कट करेंगे। जैसे देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे इसका कट पोर्शन हो गए, तो इसको यहाँ से हमने कट कर दिया है। तो इस प्रकार से हम इसकी क्या करेंगे, हाइट मेंटेन करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि पूरी रो हमारी ये हेडिंग बैक कर चुके हैं इस साल की। ये हमारी लास्ट ईयर की ग्रोथ है और लास्ट ईयर में अब इसके बाद हम लोग प्रूनिंग करेंगे। अभी केवल हम इसको, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो अभी हम इसको एक हाइट के बाद इसको कट कर देते हैं, ट्रेंड कर देते हैं। प्रूनिंग इसके बाद हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो ये कटे हुए पार्ट है, क्योंकि जो इसकी ब्रांचेज हैं जब हम इसको 2 मीटर के बाद काटते हैं तो इसकी ब्रांचेज काफ़ी ज़्यादा निकल जाती हैं और इन ब्रांचेज को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ साइन। तो आप सिकेटर लेके और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सिकेटर को लेने के बाद आप इसको कट कर सकते हैं और ये आपका एक साइन, आपको साइन मटेरियल मिल गया है। इस साइन मटेरियल से आप 2 से 3 साइन को ले सकते हैं। आप देख रहे हैं हमने इसमें से जो भी हमने इसमें कटिंग ली है, काफ़ी हमारे पास इस समय साइन मटेरियल अवेलेबल है और ये हम लोगों ने इसके साइन तैयार कर लिए हैं। अब जहाँ पर भी हमारे पास नेक्ट्रिन के प्लांटिंग मटेरियल जो सीडेड होंगे, जो बीज होंगे, उस पर हम इसका साइन लगा सकते हैं और इस एक साइन से हम लगभग 2 से 3 साइन तैयार कर सकते हैं। स्टिक से हम लोग लगभग 2 से 3 साइन तैयार कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 तो हम लोग कर ही सकते हैं। लगभग एक साइन में आपके 4 बर्ड, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4, लगभग 4 to 5 बर्ड हमारे पास होनी चाहिए। तो हम इस प्रकार के साइन मटेरियल जो हैं इनसे हम साइन, जो साइन स्टिक्स हैं इनसे हम साइन तैयार कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जितने भी हमारे पास ये मटेरियल थे इससे हम लोगों ने ये साइन तैयार कर लिए हैं। और जो हमारे पास इसके आड़ू के लिए या नेक्टिन के लिए जो हमने बीजू तैयार किया है, बीजू में हम लोग जो रूट स्टॉक है हम इसमें चाहे तो आड़ू को भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो हम लोग इसमें एप्रिकॉट को या चुल्लू, जो वाइल्ड एप्रिकॉट जो होता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल्ड एप्रिकॉट के लिए या चुल्लू के लिए और आड़ू के लिए इसका जो रूट स्टॉक पार्ट होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कई लोग इसमें बहमी भी यूज़ करते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि अभी तक हम लोगों ने जो देखा है इसमें वाइल्ड एप्रिकॉट और आड़ू की जो सामान्य प्रजाति है उसमें नेक्टिन की जो ग्राफ्टिंग है
बहुत अच्छी हुई है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के हम लोगों ने ये साइन तैयार किए हैं। और इसके बाद जो हमारी नर्सरी में जो बीजू पौधे होंगे, जो जिसमें हम लोगों ने रूट स्टॉक तैयार किए हुए हैं, चाहे वो आड़ू के हैं, चाहे वो प्लम के हैं या वाइल्ड एप्रीकॉट का है। जैसे मैंने आपको बताया कि चुल्लू में इसकी जो ग्राफ्टिंग है बहुत अच्छी है, सक्सेसफुल है। हमने देखा है ये वाला जो हमारा है ये चुल्लू का ही था, और चुल्लू में हमने इसको लास्ट ईयर ग्राफ्ट किया और सक्सेसफुली इस बार ये प्लांट तैयार हो गया है। तो आप इस प्रकार से हेडिंग बैग करने के बाद आप हज़ारों की मात्रा में आप साइन यूज़ कर सकते हैं और अगले अपनी प्लांट बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक्स है, और इस टेक्निक से आप अपने प्लांट से, अपने न्यू नेक्ट्रिन से, क्योंकि हमारे नेक्ट्रिन का प्लांट है, नेक्ट्रिन का बगीचा है जो लगभग 1.5 × 1.5 मीटर पे ट्रायंगल सिस्टम में हमने लगाया, और ये हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड है। इस हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड को मेंटेन करने के लिए हमने इस प्रकार से कटिंग ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग कर रहे हैं, और हर साल हम एक लाइन को ले रहे हैं जिसमें हम लोग हेडिंग बैक कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने पहली लाइन 4 साल पहले हमने पहली लाइन ली थी, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, और करंट सीजन में हम लोग इस बार इसको फोर्थ को यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यूज़ करके इसके कटाई और छटाई कर सकते हैं, हेडिंग बैक कर सकते हैं, और नए प्लांट मटेरियल तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है, और मैं आज आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं हमारे जो श्री कुशलानंद बहुगुणा जी हैं। ये रिटायर्ड आर्मी मैन हैं, और इसके साथ साथ अपनी एक संस्था चलाते हैं, और संस्था के साथ साथ इन्होंने एक नर्सरी का भी कार्य कर रहे हैं, और बहुत अच्छी इनकी एक नर्सरी है धौंतरी में और बड़ेथी में, और जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से भी एक्रेडिटेड है। और ये वहाँ पर सेब, आड़ू, खुमानी, नाशपाती, अखरोट और बहुत सारी पौधों की अपनी नर्सरी तैयार करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो ये नेक्ट्रिन का पौधा है जिसका हम लोग आज हेडिंग बैग हम आपको बता रहे थे, उस हेडिंग बैग के बाद ये इसका साइन प्रयोग करते हैं और अपने उसको आगे प्रयोग करते हैं। बहुगुणा जी, आप इसका साइन किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और क्या क्या करते हैं? नमस्कार, हमारी नर्सरी का नाम, सबसे पहले मैं अपने परिचय दूंगा। जी जी। हमारी नर्सरी का नाम कुसुम नर्सरी, धौंतरी, उत्तरकाशी। और हम जो आज यहाँ से साइन ले जा रहे हैं, इसको हम आड़ू के रूट स्टॉक और जो हमारा चूलू होता है वाइल्ड एप्रीकॉट, उस पे हम इसका प्रयोग करेंगे। और जो हमारे हाथ में ये आड़ू की एक स्टिक है, नेक्ट्रिन की स्नो क्वीन, तो इसमें हम कम से कम 4 साइन लेंगे। ओके, वेरी गुड। इसमें हम 4 साइन लेंगे, जो कि हमारे एक साइन में कम से कम 3 या 4 आंख होनी चाहिए। अच्छा। जब 3 या 4 आंख होंगी तो कभी कभी क्या ओला गिरता है तो 1-2 आंख ओले से टूट जाती है, तो 1-2 बच जाती है। तो हमारी कम से कम इतनी बड़ी साइन से 4 जो हमारी ग्राफ्ट है वो बन जाती है। अच्छा, तो आपके पास जो ये अभी साइन का स्टिक है, इससे आप लगभग 3 से 4 साइन आराम से बना सकते हैं। जी सर, कम से कम 4 आंखें होनी चाहिए एक साइन में। और उसके बाद आपके पास जो रूट स्टॉक, जो बीजू आपने तैयार किया है, वो आपने बताया कि खुमानी, चुल्लू या आड़ू के इसमें ये ग्राफ्ट किया जाएगा। और ये लगाने लायक कब हो जाएगा पौधा? जैसे सर हम इसको अभी 20 तारीख तक हम इसको ग्राफ्ट करेंगे, जनवरी 20 तारीख तक। ठीक है। उसके बाद सर नेक्स्ट ईयर 2023 में, अच्छा, ये आपका लगाने लायक हो जाएगा कम से कम 4-5 फुट का। अच्छा, यही स्टिक 4-5 फुट का होगा, जो कि आप बड़ी थी नर्सरी में देखने लायक है और देख सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा है, हम इसका भी रिजल्ट भी देखेंगे और अगले साल फिर आपके पौधों को भी देखेंगे। इस समय आपके पास कौन कौन से पौधे उपलब्ध हैं? अभी सर हमारे पास है ट्रेनिंग प्रूनिंग के बाद और फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के बाद पेड़ों में जो ये एक मिक्सचर बनाया गया है चूना और नीले थोते का, इसको पानी के साथ मिला के 10 लीटर वाटर में 1 किलो चूना और 1 किलो नीला थोता मिलाकर इस प्रकार से पेड़ों के तनों में नीचे से, जहाँ से तना आपका दिख रहा है वहाँ से लेकर और जहाँ तक इसकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ तक इसका लेप लगाया जाता है। घोल बनाने में इसमें जैसे हमने इसमें 10 लीटर वाटर लिया और उसमें 1 किलो कॉपर सल्फेट, जिसको नीला तोता भी कहते हैं, और 1 किलो चूना लिया है, बुझा हुआ चूना। उसके बाद इसको घोल बना के और
फिर के लिए इसको छोड़ दिया गया है। और उसके बाद आज इस प्रकार से ब्रश के माध्यम से इसके पेड़ों के तनों में इसमें इस घोल का लेप लगाया जाता है। और जो भी जैसे इसमें छाल निकलने की कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके जो मेन ट्रंक है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई लाइकेन की प्रॉब्लम है या कोई और बीमारी आ रही है, कैंकर की प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार की बीमारियों में ये जो घोल है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और इसको लगाने का तरीका यही है, आप अपने पेड़ों में कटाई छटाई करने के बाद और थावलों में खाद डालने के बाद, जैसे इसमें खाद पड़ चुकी है NPK का, और इसके अलावा कल इसमें हम लोगों ने बोरेक्स का भी स्प्रे किया था 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और इसके बाद अब इसमें इस लेप लगाया जा रहा है। कटे हुए भागों पर चौबटिया पेस्ट का लेप करें। चौबटिया पेस्ट में कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड और अलसी का तेल होता है। आजकल ये रेडीमेड भी आते हैं इस प्रकार के, और आप ब्रश के माध्यम से जो कटे हुए भाग हैं उस पर आप लोग चौबटिया पेस्ट का जितने भी हमारे टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, जैसे शीतोष्ण फल हमारे सेब हो गया, आड़ू, नाशपाती, खुमानी, चेरी, कीवी, इन सब फ्रूट्स की इस समय ये डेसिडियस हो रखे हैं और पतझड़ में हैं और डॉर्मेंट है। तो इसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक होने में एक चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, जिसको शीतमान ताप कहते हैं। ये शीतमान ताप हर क्रॉप के लिए और वैरायटी टू वैरायटी डिफ़र करता है। हर क्रॉप के लिए और हर वैरायटी के लिए शीतमान ताप अलग अलग होता है। चिलिंग रिक्वायरमेंट इसकी अलग अलग होती है। पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है। चिलिंग रिक्वायरमेंट एक रिक्वायरमेंट होती है उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, और एक क्रिटिकल टेम्परेचर है 7 डिग्री सेंटीग्रेड 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का तापमान एक निश्चित अवधि के लिए, एक फिक्स आवर्स के लिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डिलीशियस वैरायटीज़ की, एप्पल की रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस वैरायटीज़ हैं। इनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट 1200 से 1600 घंटे होती हैं, 1200 to 1600 आवर्स। तो जब ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का तापमान 1200 to 1600 आवर्स तक रहेगा उस एरिया में, उस क्लाइमेट में, तो तभी उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक होगी और उसकी फिजियोलॉजी कंप्लीट होगी, और तभी उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी अच्छी। तो इसीलिए इसको जोड़ा जाता है कि जब स्नोफॉल होना इम्पॉर्टेंट है, लो टेम्परेचर होना चाहिए, और डॉर्मेंसी ब्रेक होने के लिए इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से और जितने भी हमारी जैसे एप्पल में स्पर वेराइटीज़ हैं उनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होती है, जैसे 800 से 1200 घंटे मान लीजिए। उसके अलावा जो हमारे जैसे जो हमारी लो चिलिंग वेराइटीज है, जैसे ये अन्ना आप देख रहे हैं, ये लो चिलिंग वेराइटी है, इसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है केवल 350 घंटे है। इसलिए ये वैराइटीज़ वैली में भी और लो हाइट में भी आप लोग इसको लगा सकते हैं, या प्लेन्स में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि 350 घंटे 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का तापमान कहीं पर भी मिल सकता है। और लेकिन अगर इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती तो फिर ये केवल ऐसी लोकेशन पे ही हो सकता था जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और हायर एल्टीट्यूड पे ही हो सकती है। इसलिए ये चिलिंग रिक्वायरमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेट फ्रूट्स में, और वैरायटी टू वैरायटी ये वेरी करता है और क्रॉप टू क्रॉप भी वेरी करता है। इसलिए चाहे वो हायर एल्टीट्यूड की जो वैरायटीज़ हैं वो अलग होती हैं, सेब में भी, आड़ू में भी, खुमानी में भी और नाशपाती में भी, और इसी प्रकार से मिड हिल्स के लिए और वैलीज़ के लिए भी हर वैरायटीज़ अलग अलग होती है। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए और एक अच्छी उसकी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि चिलिंग रिक्वायरमेंट उसका कंप्लीट बहुत बड़ा रोल होता है, कि जो स्नोफॉल है, बर्फ़ है, वो एक बहुत बड़ी फैक्टर होता है उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए।